जल्दी हो सकती है मुकम्मल। कमीशन ने 20 दिसंबर को एसोसिएट मेंबरान के साथ मीटिंग की तलब। कश्मीर में पंडितों के लिए रिजर्वेशन ज़ेर गौर। पैनल शुरा के साथ नताइज पर कर सकता है गौर। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर हकीम यासीन ने दिया बयान। जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को मौजूदा हालात का ठहराया जिम्मेदार। बातचीत ही वाहिद रास्ता है। मरकजी सरकार बातचीत की राह करे हमवार। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटों में 173 नए मामलात आए सामने। एक मरीज लुकमे अजल। एसओपीज और गाइडलाइंस की हो रही है खिलाफ वर्जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। इस स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो अब जो एसोसिएट मेंबरान हैं उनके साथ अब डिस्कस होगी और 20 दिसंबर को मेंबरान के साथ एक मीटिंग भी तलब की गई है जिसमें कई मामला जो है वो ज़ेर गौर है। हदबंदी कमीशन के कश्मीरी पंडितों की रिजर्वेशन का भी मामला ज़ेर गौर है और ऐसा लग रहा है कि जो ये मीटिंग होने वाली है उसके बाद ही कुछ दिन के बाद ही इसको फिर पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। यानी अब कहीं ना कहीं हदबंदी जो कमीशन है वो अब अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा और मुकम्मल हो रहा है ये प्रोसेस। अब बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि जम्मू की बात करें तो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उसके हिस्सेदार होंगे। उस जो कमीशन एसोसिएट मेंबरान की बात कही जा रही है। कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट है, अब यही लोग जो है एसोसिएट मेंबरान हैं, इन्हीं को अब मीटिंग में तलब किया गया है 20 दिसंबर को। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग में शरीक होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले बात करें जब कमीशन बना था, जब डिलिमिटेशन की बात कही गई थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकार किया था हिस्सा बनना और कहा था कि उनको कुछ भी पता नहीं है इस डिलिमिटेशन प्रोसेस के हवाले से। मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। इनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या अभी राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं हम जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ। उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा बन सकती है इस मीटिंग का जो 20 दिसंबर को तलब की गई है, क्योंकि आज एक तरफ अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, उनसे भी बारामूला में मीडिया नुमाइंदों ने ये सवाल पूछा था, पर उन्होंने जवाब देने से फिलहाल इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ अभी पता नहीं है। ईमेल के जरिए सारे जो एसोसिएट मेंबरान हैं उनको इन्विटेशन भेज दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मेंबरान हैं फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन, इनको भी मदऊ किया गया है इस मीटिंग के लिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सेदार बन सकती है, इस पे कहीं ना कहीं नजरें होगी, क्योंकि कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकार किया था इस में शरीक होना, इस मीटिंग का यानी डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा होना, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने इनकार किया था। चलिए, इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला आज बारामूला में थे और बारामूला में डॉग बंगले में उन्होंने वर्करान के साथ मीटिंग की है, एक जलसे से खिताब भी किया है। उनके हमरा पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि दफा 370 को कहा गया था
ये रुकावट है, ये हाइल है कई बड़ी चीज़ों में। यानी 370 की बात करें तो इससे यहाँ बंदूक जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, यानी बंदूक बर्दारी यानी मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ गई थी जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ साथ जो अलहदगी पसंद सोच है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी थी 370 के होने से। ये अपनी तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने कई सवालात जो है वो मरकजी सरकार के लिए छोड़े हैं कि क्या 370 के बाद सब कुछ बदला, अगर बदला है तो क्या बदला है, क्या अलहदगी पसंद सोच बदली है, क्या मिलिटेंसी में कमी हुई है। उनका कहना है कि अब छोटे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो अब मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं। ना ही डेवलपमेंट हुई है, ना ही तामीर व तरक्की हुई है, ना ही मिलिटेंसी कम हुई है, ना ही अलहदगी पसंद सोच बदली है। तो जिस मकसद के लिए मरकजी सरकार ने कहा था कि 370 को हटाना है, क्या वो हासिल हुआ है? हम स्पीच तक आप तक पहुंचाएंगे उमर अब्दुल्ला की, वो क्या कह रहे हैं अपनी स्पीच में। उसके बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालात का भी उन्होंने जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, हम आप तक पहुंचाएंगे। हम इख्तिदार के पीछे नहीं दौड़ते। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा मकसद ही सिर्फ इख्तिदार है। हां, हमने जरूर ये कहा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां इख्तिदार की जरूरत पड़ती है वहां हम इख्तिदार को ठुकराएंगे नहीं, लेकिन इख्तिदार हमारा मंजिल नहीं है। हम कुर्सी के पीछे नहीं भागते, हम कुर्सी के लिए सौदा नहीं करते, हम कुर्सी के लिए अपना ईमान नहीं बेचते, हम कुर्सी हासिल करने के लिए झूठ नहीं बोलते। हमने कोशिश की कि सच के बुनियाद पे हम अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। तो एक नया अस्पताल जहां हमारे मरीज इलाज हासिल करें, कोई एक नया कॉलेज, एक नई यूनिवर्सिटी, अरे कुछ तो दिखाएं मुझे जिसके बुनियाद पे मैं ये कह सकूं कि हां जनाब, कम से कम 5 अगस्त 2019 का ये फायदा हमें दिख रहा है। रोज एनकाउंटर, अरे उन इलाकों में एनकाउंटर जिनको हमने बंदूक से बिल्कुल खाली किया था, नए नए जगह और नए नए लड़के आज बंदूक उठा रहे हैं। क्या हमें नहीं कहा गया था कि अलहदगी पसंद सोच भी 370 की वजह से है, कि 370 हटेगा और अलहदगी पसंद सोच भी खत्म हो जाएगी? हुआ? मुझे तो खत्म होते हुए नजर नहीं आया। चलिए, उमर अब्दुल्ला की तकरीर आपने सुनी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि जो मिलिटेंसी है वो कम होगी, तो उमर अब्दुल्ला के मुताबिक मिलिटेंसी कम नहीं हुई है, बल्कि मिलिटेंसी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। नौजवान जो छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो अब मिलिटेंसी के सफ़ों में जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद सोच जिसके लिए कहा गया था, इसको बदलने की जरूरत है और 370 ही रुकावट बीच में है। अब जब उसको हटाया गया तो क्या अलहदगी पसंद सोच जो है वो खत्म हो गई है? तो उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। ना ही अलहदगी पसंद सोच खत्म हुई है, ना ही मिलिटेंसी कम हुई है, और ना ही जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हुई है, या वो वादे जो किए गए थे वो पूरे हुए। मीडिया नुमाइंदों के सवालात का भी जवाब दिया उमर अब्दुल्ला ने। क्या पूछा मीडिया नुमाइंदों ने और क्या जवाब दिया उमर अब्दुल्ला ने, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट कमीशन ने 20 दिसंबर को जो बाकी शरीक मेंबरान हैं उसमें उनकी मीटिंग बुलाई है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिरकत करेगी? मुझे पता नहीं था इसके बारे में। ये मैं अभी पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। मुझे पता नहीं है क्या 20 दिसंबर को हमने मीटिंग बुलाई। मैं आपसे सुन रहा हूँ ना। मैं पहले तो हमें मैं ये कंफर्म करूँ ना कि क्या ये वाकई है। अगर है तो उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। मेरे इसके बारे में मालूम नहीं था। क्या मतलब? एक जमाने में PAGD हुआ अभी भी है ना, चर्चा चलती थी उसके, लेकिन आजकल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। अभी 10 दिन पहले मुलाकात हुई उसकी, लेकिन अब 10 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई और काम उनका चल रहा है। ये थोड़ी ना कि रोज रोज वो मीटिंग करेंगे सिर्फ आपको खुश रखने के लिए। वो अपने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं ना। नहीं, आज बयान दिया किसने? सजाद लोग जो चलिए ना चलिए, उमर अब्दुल्ला ने बारामूला में बात की, मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब दिया
पीएजीडी अपना काम कर रही है, वो मीटिंगें कर रही है और जो कुछ वो काम कर रही है वो बराबर जारी है। मीडिया ने पूछा कोई मीटिंग नहीं हो रही है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो सजाद लोन के हवाले से भी मीडिया ने सवाल पूछा मगर उमर अब्दुल्ला ने जवाब नहीं दिया। इधर बात सियासत की हो रही है तो बात करेंगे पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने आज कई सवाल जो है वो लोगों के सामने रखे हैं, यहाँ के सियासतदानों के सामने रखे हैं। हल्के इंतखाब खान साहब में वर्करों के एक मजमे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जो हाल मीटिंग हुई थी यहाँ के लीडरान के साथ या 370 के बाद मनसूखी के बाद, जब उन्होंने कहा था कि अब जो दिल्ली से जो दूरी है दिल की उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या कुछ किया है ये भी उन्होंने कहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है यानी मौजूदा हालात जो है उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ के सियासतदानों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है, जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि वजीर आजम से हम वजीर आला तक पहुंचे, हमने कुछ नहीं किया, हम खामोश रहे। और अब हम रियासत से यूटी तक पहुंचे, हम खामोश रहे। अब वजीर आला से लेकर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचे, हम खामोश रहे। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वो जो बातचीत का जो रास्ता है वो हमवार करे, क्योंकि बातचीत ही एक हल है अगर हम जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर देखना चाहते हैं। मीडिया नुमाइंदों ने हकीम यासीन से कई सवालात किए, उनसे पूछा एक तो मीटिंग के हवाले से और मौजूदा हालात के हवाले से, तो क्या कह रहे हैं हकीम यासीन, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला था कानूनी तौर कॉन्स्टिट्यूशनली, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी मिलनी चाहिए और मरकजी सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। और दरमियान में एक बात कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन भी इसके ज़िम्मेदार है। पॉलिटिशियन इस लिहाज से ज़िम्मेदार है कि जब हमसे प्राइम मिनिस्टर हो और वज़ीर आज़म का ओहदा छीना गया बहुत पहले, उसके बारे में किसी ने वो भी एक आर्टिकल 370 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसी से ये जिंदा है आर्टिकल 370। जब वो चीज़ ही हमसे छीनी गई तो फिर हमारे पास आई क्या? अब हम आर्टिकल 370 इससे हमारी ज़मीनों का मामला, मुलाजमत का मामला, हमारे तशक्कुस का मामला, हम ये इसको रेस्टोर करवाना चाहते हैं, ज़िंदा रखना चाहते हैं, ताकि जो भी मुलाजिम लगे वो यहाँ का लगे और जो यहाँ के ज़मीनों का मालिक है वो यहाँ के लोग होने चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार काफ़ी हद तक बढ़े। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात जरा करेंगे कोविड-19 के हवाले से। तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो 173 नए मामला सामने आए। जम्मू कश्मीर में एक मरीज की जान भी गई है और जो मस्बत मामला की अगर हम बात करें तो पिछले कई रोज से यह सिलसिला अब बढ़ता ही दिखाई दे रहा है और मस्बत मामला जो 2-3 महीने पहले की बात करें तो काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब बढ़ना शुरू हो गए। वजह क्या है? वजूहात जो एक्सपर्ट्स है वो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, मगर इस बीच में सरकार ने जो SOPs और गाइडलाइंस बनाई हैं जिसके लिए टास्क फोर्स भी बनाया गया है, जिसके लिए कसीर रकम भी खर्च की जा रही है, मगर SOPs और गाइडलाइंस के नाम पे वायलेशन होती है। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे जिला अस्पताल शुपयान की। आप जिला अस्पताल शुपयान की ये तस्वीरें देख रहे हैं। अस्पताल में जो लोग दाखिल हो रहे हैं, आप देखिए ये लोग बैठे हुए हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही समाजी दूरी है। और जो भी लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो ना ही मास्क पहन रहे हैं और ना ही समाजी दूरी है। मतलब ये अस्पताल का हाल है जहां पे SOPs और गाइडलाइंस की अमलावरी होनी चाहिए थी और स्ट्रिक्टली होनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्तलिफ जो मरीज है वो अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए। क्या वो अस्पताल में एक बीमारी के इलाज के लिए आएंगे और वहां से दूसरी बीमारी लेके जाएंगे? क्योंकि अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी आपने देखी है और अस्पताल के बाहर का भी हाल देखा, और कई रोज से मुसलसल लोग शिकायतें करते रहते थे इस हवाले से टेलीफोन के जरिए कि जिला अस्पताल शुपयान में जो सरकार ने SOPs और गाइडलाइंस बनाई है उनके नाम पे वहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही है SOPs और गाइडलाइंस की, और कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जो कंसर्न अथॉरिटीज है या जो जिम्मेदारान हैं जिले के, वो कागजों तक ही महदूद रहे हैं जो उन्होंने SOPs और गाइडलाइंस बनाई है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर इस्माइल, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो जिला अस्पताल शुपयान के हैं, वो हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। उनसे ही जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये SOPs और गाइडलाइंस के नाम पे ये वायलेशन क्यों? आप वहां पे SOPs और गाइडलाइंस को
इतनी छूट लोगों को क्यों मिल रही है? क्यों वहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है एसओपीज और गाइडलाइंस को? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपने सुना? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ लोगों ने शिकायतें की, पिछले कई रोज से शिकायतें आती रहती है कि अस्पताल के बाहर और अंदर ना ही एसओपीज और ना ही गाइडलाइंस है। जो भी लोग जाते हैं, चाहे बीमार जाए या तीमारदार जाए, वो मास्क के बगैर जाते हैं और समाजी दूरी का वहां पे कोई निजाम ही नहीं है। और जो कई लोगों ने यह भी कहा कि बीमार तो एक बीमारी लेकर अस्पताल जा रहा है और वहां से वो और बीमारियां लेके वापस आता है, क्योंकि अस्पताल का हाल जो है वो बुरा है और इसको देखरेख करने वाला कोई नहीं है। जो सरकार ने एसओपीज और गाइडलाइंस बनाई थी उनको वहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मैं यही बात चाहता हूँ कि बार बार हम लोगों से यही अपील करते हो तो भी करते रहेंगे कि आप सीओबी एसओपी का खास ख्याल रखिए और ये भी प्रॉपरली फॉलो करें, डिस्टेंस रखें और मास्क हर जगह मैंने इन आदमियों को रखा है कि जो भी आदमी अंदर आ जाए, पेशेंट हो या अटेंडेंट हो, उसको कहे कि मास्क पहन के आए और सीओबी का खास करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, हर जगह हर वक्त काम कर रहे हैं। हम मोदी डीएम साहब भी आए थे, उससे भी यही भी है कि एसओपी का खास ख्याल रखें और सीएबी मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं, आप लोगों को अपील कर रहे हैं, मगर इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं। ये आपका काम है, आपके लोगों का काम है कि आप जब अस्पताल में किसी को छोड़े या बीमार जाए या तीमारदार जाए तो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मॉनिटरिंग हो। क्या वो मास्क पहन के अंदर गया है, क्या अस्पताल के अंदर जो समाजी दूरी है उसका ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें जो आपके अस्पताल की है वो खुद बयान कर रही है कि अस्पताल का हाल कैसा है। अंदर जो है कहीं समाजी दूरी नहीं है, अंदर अस्पताल में लोग मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप अपील कर रहे हैं, आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? सर, इंप्लीमेंट करना, मेरे अपील करना है लोगों से और इंप्लीमेंट भी करवा रहा हूँ जहां तक मुझसे हो सके। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि वो यहाँ आए। मैंने अपनी फिक्र भी इसलिए रखी है यहाँ की शहर में देखे कि कोई भी अगर बिना मास्क आए उसको रोके, उसके साथ समझाएं कि मास्क जरूरी है आपके पहनने के लिए। डॉक्टर साहब, ये कंसर्न अथॉरिटीज कौन है, जरा बताइए। मैं जो मेरी स्कूटी है, जो मेरे यहाँ आती है ड्यूटी पर। आप क्या नहीं, आप क्या है, आप क्या है? नहीं, आप अथॉरिटी नहीं है। मैं अथॉरिटी हूँ, मुझे बोलना है, मुझे उनका अवेयर करना है कि उससे क्या होगा। डॉक्टर साहब, आपको अवेयर नहीं करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहे हैं अस्पताल का, आपके अस्पताल के अंदर वायलेशन हो रही है और आप कह रहे हैं कि कंसर्न अथॉरिटीज आ जाए। कौन आएगा आपके पास ये वायलेशन रोकने के लिए? सर, मैं करता हूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई आए, अगर किसी ने मास्क नहीं पहनी है तो सर मतलब सवाल हम लोग फाइन करे उसके हाथ में, तो उसी से होगा। और मैं अपील कर रहा हूँ कि जो भी करते आ जाए मास्क पहन के आगे दूरी रखें। नहीं, जो मेन गेट आपके अस्पताल का है वहां पे कोई रखा नहीं गया है सिक्योरिटी का बंदा जो ये सारे लोगों को देख ले, जो मास्क देख ले वो पहन के आते हैं, या बाकी जो गाइडलाइंस है उनको वो पूरा करता है? क्या इस तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है आपके अस्पताल में? तो फिर क्यों वायलेशन है? वायलेशन तो हम तो समझाए लोगों को, और भी समझाएंगे लोग। डॉक्टर साहब, समझाना नहीं है, इंप्लीमेंट करवाना है। आप अथॉरिटी है, जब आपके अस्पताल में यह हाल होगा तो फिर बाहर आप लोगों को कैसे करेंगे? आप मार्केट का भी चेक करेंगे, आप कई और जगह भी जाएंगे और वहां पे आप तकरीर भी करेंगे कि एसओपीज और गाइडलाइंस। चलिए, डॉक्टर साहब के साथ राबता मुनक़ता हुआ है, सवाल हमने पूछे थे, जवाब तो नहीं मिला है। अब अथॉरिटीज को ये बोल रहे हैं कि वो आ जाए और इंप्लीमेंट करवाए अस्पताल के अंदर एसओपीज और गाइडलाइंस। तो जो कंसर्न मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है वो क्या है? क्या वो अथॉरिटी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहे हैं अस्पताल का? तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये सारे मामला देखने की? क्योंकि जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। बार बार अपील लोगों से उन्होंने की, हम भी लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप अस्पताल जाते हैं तो बराई करम आप मास्क पहन के जाइए, आप वहां पे समाजी दूरी का ख्याल रखें, क्योंकि अस्पताल में मुख्तलिफ किस्म के मरीज जाते हैं इलाज करने के लिए। क्या वो एक बीमारी लेकर जाए और वहां से मुख्तलिफ बीमारियां लेकर वापस आए? ऐसा भी सही नहीं है। लोगों की भी जिम्मेदारी है,
मगर सरकार जो बार बार एसओपीज और गाइडलाइंस के दावे कर रहे हैं, बार बार जो कह रहे हैं कि हमने एसओपीज और गाइडलाइंस बनाई है, ये एक तस्वीर है एसओपीज और गाइडलाइंस की कि अस्पताल में भी अब वायलेशन हो रही है और जो वहां का मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है वो दूसरी एजेंसी को कह रहा है कि आप यहां पे आके इंप्लीमेंट करवाइए। नाज़रीन, जरा बात करेंगे बांडीपोरा के हवाले से। कल शाम देर गए नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया था। बांडीपोरा में वहां पे 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए थे, जिनमें एक का ताल्लुक लालपोरा कुपवारा से था। फयाज अहमद लोन, जिसको आज आवाई अपने घर में सुपर्द लहद कर दिया गया है, लोगों की बड़ी तादाद में और सरकारी एजाज के साथ उसको सुपर्द लहद किया गया है। बताया जा रहा है कि फयाज अहमद लोन अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था जो पुलिस में नौकरी कर रहा था, और कल शाम जो ही उनको खबर मिली कि वो नामालूम बंदूक बरदारों की गोली का निशाना बना, तो घर के साथ साथ पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया और लोग जो है वो जार कतार रोने लगे हैं। उनके वालिदैन ने भी बात की है और जो कंसर्न पुलिस के सरबराह है वहाँ के एसएसपी कुपवारा, उन्होंने भी इस हमले के हवाले से, क्योंकि वो फयाज अहमद लोन के घर गए थे, वहाँ पे उनके घर वालों के साथ उन्होंने ताज़ियत भी की है। तो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी माँ की बात आप तक पहुँचाते हैं। उनकी माँ क्या कह रही है इस सवाल से? नाम फयाज अहमद वलद अब्दुल्ला लोन, तो यह पुलिस मज काम कर 2010 पे, तो यह पन ड्यूटी असल पे अंजाम दिवान। यह ज्यादा टाइम अगर अमिस छुट्टी तक मिले कुछ सात 4 दह, यह 2 दह गरस मज दिवान, तो 2 दह नेरान यह एडवांस नेरान ड्यूटी पे। अमिस बच्चे 4 लकट बच्चे, यह खोतम 8th, ब्या पान दारुल उलूम, तो ब्या बीस स्कूलस मज 5th, बे लकुट ब्या दोद चवान, तो बे खानदारी, तो बे बज अस अकुई बच्चे, न कूर कह तो न कह, बस अकुई लड़क गोड़ पे बहरहाल यह हादसा कोर अत दरिंदा हरकत कर मतलब मासूमन समिस कुछ खता पी ड्यूटी दिवान इन मासूमन पे छपी चूरी छपी पे जवान सन मारित हसा कि अमिस क्या लार अम समिन खिलाफ ग सख्त से सख्त कार्रवाई करनी। मे कुन अकुई बच मे कुछ ने दर दिल अमिस दाद मे ये अकुई बच अमिस बगैर वन अकुई अकुई गोड़ यह अकुई बच न कूर तो न बे ये अकुई मे दिन और खत दिन वदा वदा अस लज पता और ये लकुट मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा की तरफ से फयाज लोन के घर आया हूं और मेरे साथ सारे यहाँ के ऑफिसर हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, सीआरपी के हैं। हम फयाज को श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं और फयाज के परिवार से भी मिले और हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं। और फयाज ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उसकी कुर्बानी को हम सैल्यूट करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं, उनके पेरेंट्स से भी हमने बात की, उनके बच्चों से भी, कि इस घर की देखभाल करना जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का अव्वल फ़र्ज़ रहेगा और उसको हम पूरे जिस तरीके से फयाज इस घर की देखभाल करता था वैसे ही हम फयाज बन के इस घर की देखभाल करेंगे। लेकिन शहनाज़, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।